जरा सोचिए, अगर 1947 में भारत एक देश नहीं बल्कि 562 रियासतों में बटा हुआ होता, हर राज्य का अपना राजा, अपनी फौज और अपना झंडा होता। एक छोटी सी गलती और पूरा उपमहाद्वीप टुकड़ों में बिखर जाता। अब आंख खोल के सोचिए और समझिए और मिलिए उस वकील से जिसने भारत को टूटने नहीं दिया बल्कि उसे एक सूत्र में पिरो दिया। उसने कोई तलवार नहीं चलाई, उसने सिर्फ कानून, बातचीत और राष्ट्रभक्ति के जरिए 562 रियासतों को एक साथ जोड़ दिया, एक सूत्र में पिरो दिया। आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने ये साबित किया कि एक वकील सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि इतिहास में भी जीत सकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे पटेल ने कानून को राष्ट्र निर्माण का हथियार बनाया और कैसे एक वकील ने पूरे भारत को जोड़ दिया। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपका स्वागत है हमारी लेक्चर सीरीज 100 टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया के तीसरे एपिसोड में, जिसका हर एपिसोड आपको हर शुक्रवार की रात 9 बजे चैनल पर मिलता है, जहां पर हम कानून के दिग्गजों की प्रेरणादायक कहानियां समझते हैं जिन्होंने भारत के कानूनी इतिहास को बदला। और आज उसमें हम बात कर रहे हैं उस आयरन लॉयर की जो आगे चलकर बना आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले और दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपना करियर गुजरात के एक कोर्टरूम वकील के रूप में स्टार्ट किया था। 1910 में वे लंदन गए और वहां पर उन्होंने मिडल टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने यह कोर्स उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ कम समय में पूरा किया और 1913 में वो भारत लौट आए। अहमदाबाद में उनकी वकालत तेजी से चली। लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो साफ बोलते थे, सच्चाई पर टिके रहते थे और कानून की गहराई से समझ रखते थे। एक वकील के रूप में पटेल ने 3 ऐसी आदतें सीखी जो आगे चलकर उनके राष्ट्र निर्माण की नींव बनी। पहली थी कागज पढ़ो, अफवाह नहीं। दूसरा, भाषण देने से पहले समाधान ढूंढो। और तीसरा, झूठी ताकत कभी मत दिखाओ, सच्चा दबाव बनाओ। खेड़ा आंदोलन हो चाहे 1918 का या फिर बारडोली आंदोलन हो 1928 का, उसमें उन्होंने किसानों के अधिकारों की कानूनी और शांतिपूर्ण संघर्ष का समर्थन किया और कानूनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और तभी जनता ने उन्हें दिया नाम सरदार, यानी के नेता। अब बात करते हैं 1947 के कानूनी संकट की। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी कानूनी चुनौती भी सामने आई थी उस समय हमारे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की धारा 7 के तहत ब्रिटिश पैरामाउंसी समाप्त हो गई थी। इसका मतलब था कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो 562 रियासतें थी, अब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती थी, चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर हर राज्य ने अपनी राह चुनी होती तो आज भारत नहीं सैकड़ों छोटे छोटे देश होते। उस समय सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उनके सामने 2 रास्ते थे, पहला बल प्रयोग और दूसरा कानून का प्रयोग। पटेल ने बिना झिझक कानून का रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शुरुआत कानून से होगी तो अंत भी एकता से ही होगी। अब बात करते हैं पटेल के कानूनी हथियार की, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। पटेल और उनके सक्षम सचिव वीपी मेनन ने एक बुद्धिमानपूर्ण और सरल कानूनी ढांचा तैयार किया। उन्होंने 3 दस्तावेज बनाए जो आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पहला है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की। इसका मतलब था कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता
तब तक सभी रियासतें रेलवे, डाक, टेलीग्राम सप्लाई जैसी सेवाओं को जैसा चल रहा है वैसा ही जारी रखेंगे। इससे जनता को नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन में भी स्थिरता बनी रही। दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 का। यह एक संक्षिप्त कानूनी दस्तावेज था जिसके जरिए किसी भी रियासत का शासक स्वेच्छा से भारत संघ में शामिल हो सकता था। इस दस्तावेज के तहत राज्य भारत को 3 विषयों पर अधिकार देते थे। राज्य भारत को 3 विषयों पर अधिकार देते थे। पहला डिफेंस यानी कि रक्षा, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश नीति, और तीसरा कम्युनिकेशन यानी कि संचार। बाकी मामलों में उन्हें प्रारंभिक रूप से आंतरिक स्वायत्ता दी गई थी। राज्यों को, रियासतों को आंतरिक स्वायत्ता दी गई थी। यह था पटेल का कानूनी कमाल, सादगी, स्वतंत्र स्वीकृति और सुरक्षा का मेल। रियासतों को लगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखते हुए भारत से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 3 ही मैटर्स के अंदर तो बोलना है कि केंद्रीय शासन केस बना सकता है, कि केंद्रीय शासन डिसाइड कर सकता है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। बाकी मामले तो रियासतों के पास ही थे। इसीलिए रियासतों को लगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखते हुए भारत से जुड़ सकते हैं। और तीसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर और कॉवेनेंट, जो 1948 से लेकर 1949 के बीच में था। जब रियासतें भारत में जुड़ गई तो अगला कदम था प्रशासनिक एकीकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। पटेल ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े प्रांतीय संघ बनाए, जैसे सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन और त्रावणकोर कोचीन। यह सब कानूनी प्रक्रिया से किया, बिना गोली चलाए, बिना अशांति फैलाए। पटेल ने दिखा दिया कि कानून ही असली शक्ति है। अब बात करते हैं पटेल की रणनीति के बारे में। लालच, समय सीमा और परिणाम, ये ट्रिपल रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और देश हित में वो काम करके दिखाया जो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पटेल के पास हर रियासत के लिए 3 स्तरीय रणनीति थी। 3 स्तरीय रणनीति। पहला, लालच दो रियासतों को, जिसको हम बोलते हैं कैरेट, गाजर दिखाइए, कैरेट, लालच। अब इसमें क्या है, इसको समझिएगा। उन्होंने रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्सेस यानी के तयशुदा आर्थिक सम्मान देने का प्रस्ताव रखा। इससे राजाओं को लगा कि भारत में शामिल होने पर उनका सम्मान और आर्थिक स्थिरता जो है वो बनी रहेगी। और दूसरा है समय सीमा। पटेल ने साफ कहा, समय बहुत कम है, पहले एक्सेशन फिर मर्जर, अगर देरी हुई तो अस्थिरता पैदा होगी। और तीसरा परिणाम यानी के क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई रियासत भारत की एकता को चुनौती देती है, विदेशी ताकतों से संपर्क करती है या जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सरकार को कानूनी कदम उठाने के अधिकार होगा। यह धमकी नहीं थी बल्कि संवैधानिक अनुशासन था। अब बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की। पहली केस स्टडी जो हम बात कर रहे हैं आज, जूनागढ़ की कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ एक हिंदू बहुल रियासत थी, लेकिन शासक मुस्लिम नवाब थे। नवाब ने 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय किया। जूनागढ़ रियासत का मुद्दा सुनिएगा, हिंदू बहुल रियासत मगर शासक कौन, मुस्लिम नवाब। नवाब ने 1947 में कहा पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं एमजीएम। उन्होंने ये निर्णय ले लिया, जबकि जूनागढ़ का पाकिस्तान से कोई भौगोलिक संपर्क ही नहीं था। इसमें ऐसे स्थिति के अंदर पटेल ने हिंसा नहीं बल्कि कानून का रास्ता चुना। भारत ने पहले पत्राचार और वार्ता की, फिर भारत ने सुझाव दिया कि जनमत संग्रह करवाया लेते हैं ताकि जनता खुद निर्णय करे। जब नवाब जो है पाकिस्तान भाग गया तो एक अस्थायी प्रशासन ने शासन को संभाला। उस समय फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ और जनता ने लगभग सर्वसम्मति से भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दे दिया। यही था कानून और लोकतंत्र का मेल, तलवार नहीं जनमत से विजय। दूसरी केस स्टडी की बात करें तो दूसरा केस है हैदराबाद का। एक विशाल रियासत भारत के बीचों बीच, जहां के निजाम ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की और उनकी सेना में रजाकार नाम की सशस्त्र टुकड़ियां हिंसा फैलाने लगी। कानून व्यवस्था चरमरा गई। पटेल ने पहले वार्ता की, बातचीत की, फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लागू किया,
लेकिन जब सब असफल हुआ तो सरकार ने सीमित पुलिस कार्रवाई की, जिसे इतिहास में ऑपरेशन पोलो 1948 का कहा गया। ऑपरेशन पोलो। कुछ ही दिनों में निजाम ने आत्मसमर्पण किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। ध्यान दीजिए, पहले बातचीत, फिर दस्तावेज और अंत में शांति बहाली। यह युद्ध नहीं था, यह कानून और व्यवस्था की कार्रवाई थी। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस है जम्मू और कश्मीर का। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहने की कोशिश की थी, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और भारत से मदद मांगी। अगले ही दिन भारत ने सेना भेजी और राज्य की रक्षा की। यहां भी वही कानून सिद्धांत लागू हुआ कि पहले एक्सेशन फिर रक्षा। बाद में इस कानूनी समझौते से कई संवैधानिक प्रावधान बने, जैसे विशेष व्यवस्था, जिसको हम पूर्व का अनुच्छेद 370 कहते हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अब हट गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ही ये व्यवस्था थी। पटेल ने दिखाया कि जब कानून मजबूत होगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। अब बात करने वाले हैं हम संविधान में एकता की नींव की। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब पटेल का बनाया हुआ पूरा नक्शा कागज से हकीकत में बदल गया। देश की रियासतों को 3 वर्गों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स। ये एक अस्थायी व्यवस्था थी ताकि प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे। धीरे धीरे इन रियासतों के बीच हुए कॉवेनेंट्स यानी कि समझौते समाप्त हुए और सभी राज्यों को एक समान लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिला दिया गया। 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, जो पटेल के जाने के बाद लागू हुआ, उसी कानूनी ढांचे पर आधारित था जो उन्होंने बनाया था, जो पटेल ने बनाया था। यह अधिनियम भारत को भाषाई और प्रशासनिक आधार पर नए राज्य में बांटता है। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो घोषित करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यह वाक्य पटेल की सोच का ही निचोड़ था। भारत संघीय फेडरल नहीं है, बल्कि एकीकृत संघ है, यानी कि यूनियन है। और अनुच्छेद 3 जो संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून के जरिए राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उन्हें जोड़ सकती है या नया राज्य बना सकती है। पटेल 1950 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन भारत की कानूनी एकता की नींव वे पहले ही रख चुके थे। अब बात करते हैं पटेल की सफलता का कानूनी सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब इसको समझते हैं कि पटेल सफल क्यों हुए, उसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो तरीका है वो आज भी न्यायशास्त्र में और राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कानून को हथियार नहीं बल्कि तर्क बनाया है। देखिए उनकी कार्य पद्धति को। सबसे पहले क्या कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक भारत, एक संविधान और एक संप्रभुता। दूसरा जो उनका सूत्र था वो था कम लेकिन प्रभावशाली दस्तावेज। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी घोषणाएं नहीं लिखी, सिर्फ 4 दस्तावेज, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर और कॉवेनेंट्स। संक्षिप्त, स्पष्ट और कानूनी रूप से अटूट। और तीसरा सूत्र है सम्मान से एकता। राजाओं का अपमान नहीं किया, उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ लोकतंत्र में जोड़ा। उन्होंने कहा था कि आप सत्ता छोड़ रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं। और चौथा है कानूनी परंपराओं का पुनः उपयोग। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की नींव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी। पटेल ने उसी कानूनी संरचना को स्वतंत्र भारत में संदर्भ में फिर से परिभाषित किया। और जो 5वां पटेल का सूत्र था वो था संस्थागत स्थिरता, इंस्टीट्यूशनल बैकबोन। उन्होंने कहा कि राजनीति तो बदलती रहेगी लेकिन प्रशासन को स्थायी रहना चाहिए। इसी सोच से उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज IAS को बनाए रखा, जिसे उन्होंने भारत की स्टील फ्रेम, इस्पात की रीढ़ कहा था।
और जो छठा सूत्र पटेल का है वो है बल का सीमित उपयोग। पटेल ने कभी भी हिंसा को पहला विकल्प नहीं बनाया। बल केवल तब प्रयोग हुआ जब कानून और जनता की सुरक्षा खतरे में थी। यही था उनका कानूनी मंत्र। स्पष्ट सोच, ठोस दस्तावेज और नैतिक शक्ति। अब बात करते हैं कि अगर पटेल उस समय अपने जो ये प्रयास थे, जो उन्होंने 562 रियासतों को इकट्ठा किया, अगर उसमें असफल हो जाते तो क्या होता, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। अगर सरदार पटेल असफल हो जाते तो भारत 562 हिस्सों में बटा रह जाता। हर राज्य की अपनी मुद्रा होती, अपनी सीमा होती, अपने कानून होते, पड़ोसी रियासतें एक दूसरे से सीमा विवाद करती, विदेशी शक्तियां अंदर घुस जाती और हमारे पास एक बाजार, एक फौज या फिर एक झंडा भी कभी नहीं होता। पटेल ने सिर्फ सीमाएं नहीं जोड़ी हैं, उन्होंने भारत के आर्थिक और संवैधानिक भविष्य को भी जोड़ा है। उनकी वजह से भारत एक ऐसा राष्ट्र बना जो आज दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कानून ने भारत को बांधा और उस कानून को आकार दिया पटेल ने। अब बात करते हैं वीपी मेनन की। कानूनी कलम के जादूगर थे वो। कहते हैं हर महान नेता के पीछे एक महान लेखक होता है। सरदार पटेल के पीछे थे वीपी मेनन, जो वो प्रशासक जिसकी कलम ने पटेल की दृष्टि को कानूनी दस्तावेजों में बदला। पटेल ने दिशा दी और मेनन ने उसे कागज पर अमर कर दिया। दोनों की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कभी नहीं हुआ। 562 राज्यों का शांतिपूर्ण विलय। ये एक ऐसा प्रशासनिक कदम था जिसे आज भी इतिहास में इंडियाज फाइनेस्ट होम मिनिस्ट्री लेवल के कार्य में गिना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रिवी पर्स का नैतिक आधार, उसको समझना बहुत जरूरी है। कई लोग पूछ लेते हैं कि जब रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था तो राजाओं को प्रिवी पर्स यानी कि वार्षिक आर्थिक भत्ता क्यों दिया गया? पटेल का इस पर जवाब था कि स्थिरता के लिए समझौता जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए समझौता जरूरी है। ये एक कानूनी अनुबंध था। राजाओं ने अपने शासन के अधिकार छोड़े और बदले में उन्हें एक सम्मानजनक आर्थिक सहायता दी गई। इससे खून खराबा नहीं हुआ, न ही कोई गृह युद्ध हुआ। हर रियासत स्वेच्छा से भारत में शामिल हुई। बाद में 1971 में ये प्रिवी पर्सेस समाप्त कर दिए गए, लेकिन 1947 से लेकर 50 के बीच ये शांति का कानूनी उपाय था जिसने एक बड़े गृह संघर्ष को रोका। अब बात करते हैं पश्चिम से पूरब तक की एकता की यात्रा को। पटेल का एकीकरण केवल नक्शे तक सीमित नहीं था, वो एक राष्ट्रीय यात्रा थी। सौराष्ट्र से लेकर त्रावणकोर कोचीन तक, मध्य भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, हर क्षेत्र की अपनी भाषा, परंपरा और आशंका थी। कहीं राजा का डर था तो कहीं जनता की असमंजस। पटेल का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं था। जहां संवाद चला वहां उन्होंने समझौता किया, जहां कानून चला वहां उन्होंने दस्तावेज बनाए, जहां अराजकता फैली वहां उन्होंने शांति स्थापित की। उन्होंने देश को केवल जोड़ा नहीं, उन्होंने हर क्षेत्र की पहचान को सम्मान भी दिया। अब बात करते हैं कानून भाग्य नहीं। लोग पटेल को आयरन मैन कहते हैं, लेकिन उनका आयरन क्रोध में नहीं था, वो था कानूनी अनुशासन में। उन्होंने कानून को वैसे इस्तेमाल किया जैसे कोई सर्जन अपने औजार का करता है, सर्जिकल ऑपरेशन करता है, सटीक, साफ और केवल उतना जितना जरूरी हो। उन्होंने कहा था कि मैं किसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी को कानून से ऊपर भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने दिखा दिया कि असली ताकत बंदूक नहीं, कानूनी दस्तावेज और सच्चा इरादा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार पटेल की सबसे बड़ी कानूनी सफलता कौन सी थी? जूनागढ़ का जनमत संग्रह, या फिर हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो, या फिर जम्मू कश्मीर का एक्सेशन एग्रीमेंट? कमेंट्स में बताइए आपकी राय और उसके पीछे का कारण जरूर बताइएगा, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि पटेल के जीवन से आज के वकीलों के लिए क्या कानूनी सबक मिलते हैं। ऐसे कौन से 5 कानूनी सबक हैं जो आज के वकील
सीख सकते हैं पटेल के जीवन से? देखिए, पटेल का जीवन हर वकील और लॉ स्टूडेंट के लिए, कानून के विद्यार्थी के लिए एक जिंदा पाठशाला है। उन्होंने उनसे सीखे जा सकते हैं 5 सबसे शक्तिशाली कानूनी सबक, जिसमें पहला है नॉन निगोशिएबल को तय करना। सबसे पहले भाई, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं चाहते। नॉन निगोशिएबल तय करो। पटेल के लिए वो 3 थे। कौन से नॉन निगोशिएबल थे वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला एकता, यूनिटी। दूसरा सुरक्षा, सिक्योरिटी। और तीसरा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे की बात करें तो जो दूसरा प्रिंसिपल है जो सीख सकते हैं वो है कानूनी प्रलोभन दो, धोखा नहीं। यहां जहां समझाना पड़ा वहां उन्होंने अनुबंध बनाए, क्योंकि जब समझौता दस्तावेज में होता है तो विवाद नहीं होता है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है तेजी, और तीसरा लेसन जो है वो है तेजी और वैधता का संतुलन। उन्होंने कहा कि गति बिना कानून अराजकता है और कानून बिना गति व्यर्थ है। और जो चौथा लेसन सीख सकते हैं वो है छोटे दस्तावेज और बड़े परिणामों का। लंबे भाषण नहीं बल्कि सटीक अनुच्छेद और साफ शब्द, यही असली वकालत है। और जो पांचवा मैसेज है, पांचवा लेसन है वो है सम्मान भी एक तरह की रणनीति है। उन्होंने किसी राजा का अपमान नहीं किया, उन्होंने उन्हें लोकतंत्र में सम्मान के साथ शामिल किया। यही है कानूनी नेतृत्व की कला। अब आगे डिस्कस करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर लाइफ। जब संविधान हमारा बन गया तो उसके बाद की यात्रा को भी समझना जरूरी है। रियासतों के एकीकरण की कहानी 1950 पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी भारत का कानूनी पुनर्गठन चलता रहा। 1956 का 7वां संविधान संशोधन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का ने भारत के नक्शे को भाषाई आधार पर दोबारा बनाया। हालांकि ये सुधार पटेल के निधन जो 1950 में हुआ था उसके बाद हुए, लेकिन इनकी कानूनी और वैचारिक जड़ें पटेल के बनाए गए ढांचे में ही थी। पटेल ने कहा था कि पहले एकता बनाओ, फिर विविधता को सम्मान दो। यही नीति आगे चली। पहले भारत को कानूनी रूप से जोड़ना, फिर उसे प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना। और यही भारत के संविधान की असली आत्मा है, परिवर्तन लेकिन कानून के दायरे में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण के बारे में, क्योंकि वो भी समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के कई देशों में जब उपनिवेश खत्म हुए तो वहां अलग अलग राज्यों का बिखराव हुआ। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं, लेकिन भारत थोड़ा सा अलग था। भारत में एकीकरण कानूनी दस्तावेजों और स्वेच्छा से हुआ। हर विस्तार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ, हर रियासत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ लिखित समझौता था, जिसे भारत ने एक उत्तराधिकारी राष्ट्र यानी कि सक्सेसर स्टेट के रूप में स्वीकार किया। इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलवाई कि भारत का एकीकरण कानून आधारित है, सहमति आधारित है और शांतिपूर्ण भी था। यही कारण है कि आज भारत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता को दुनिया के हर देश ने स्वीकार किया है। और इस सफलता की नींव पटेल के कानूनी दिमाग में रखी गई थी। अब बात करते हैं निर्णयहीनता की कीमत कैसे कोई देश कई बार चुकाता है। पटेल ने एक और अहम सबक दिया है, कानून केवल किताबों में नहीं, निर्णय में भी होता है। उन्होंने कहा था कि इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जो सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें याद रखता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। 1947 से लेकर 1949 के बीच समय बहुत कम था। हर दिन नई रियासत, नया संकट। और अगर पटेल ने उस समय थोड़ा सा भी विलंब किया होता तो भारत टुकड़ों में बिखर जाता। पटेल ने निर्णय लिया, उसे कागज पर उतारा और उसे कानून की शक्ति दी। यही थी उनकी असली ताकत, कानूनी निर्णय लेने का साहस। अब बात करते हैं आज के भारत में पटेल की क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दे दो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसा एक्सेप्शनल कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहता है। आज के भारत में पटेल की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं। व्हाई पटेल मैटर्स इवन टुडे। आज भी जब हम संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, राज्य की शक्ति यानी कि स्टेट पावर
या फिर केंद्र राज्य संतुलन की बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, सेंटर स्टेट बैलेंस की बात करते हैं, तो हम दरअसल पटेल की बनाई गई नींव पर बात कर रहे होते हैं। भारत का संविधान इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है क्योंकि पटेल ने कभी यह मंजूर ही नहीं किया कि भारत ढीले ढाले संघ के रूप में कमजोर हो। उन्होंने कहा था कि अगर एक राज्य कमजोर होगा तो पूरा देश कमजोर होगा। आज जब कोई राज्य नया बनता है या सीमाएं बदली जाती हैं तो ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कानून से होता है। यानी पटेल का बनाया रास्ता आज भी हमारे शासन का आधार है। कानून ही भारत की स्थिरता की रीढ़ है और यही रीढ़ पटेल ने रखी थी। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष पर चलते हैं और विश्लेषण करते हैं अंत में। तो साथियों, सरदार पटेल की सफलता कोई जादू नहीं थी, वो थी संगठित विधिक पद्धति यानी कि स्ट्रक्चर्ड लीगल मेथड। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो आज भी एक रोल मॉडल है। और वो रोल मॉडल क्या है? सबसे पहले क्लियर लीगल बेस होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए। और उस समय क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बुनियाद। और दूसरा, सरल प्रवेश दस्तावेज यानी कि सिंपल एंट्री इंस्ट्रूमेंट। उस समय क्या था कि आपको भारत में शामिल होना है, चलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करिए, बिल्कुल सिंपल दस्तावेज और छोटा लेकिन निर्णायक। और तीसरा, मानवीय संक्रमण यानी कि ह्यूमन ट्रांजिशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और प्रिवी पर्सेस से शांति और स्थिरता। और चौथा था संवैधानिक एकीकरण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन, फेडरल लैंडिंग। संविधान 1950 के माध्यम से सभी रियासतों को, संविधान ने 1950 में सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया। और पांचवा, परिपक्व पुनर्गठन, मैच्योर रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में ने भाषाई राज्यों के गठन से प्रशासनिक स्थिरता को बढ़ाया। ये था कानून के जरिए राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट, शांति से, तर्क से और गरिमा के साथ। सरदार पटेल ने यह साबित किया कि वकील केवल अदालत में नहीं बल्कि राष्ट्र के नक्शे में भी परिवर्तन ला सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सरदार पटेल ने क्या साबित किया कि एक वकील केवल अदालत में नहीं बल्कि राष्ट्र के नक्शे में भी परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने 562 रियासतों के बीच बिखरे बिंदुओं को जोड़ा और एक ऐसी रेखा खींची जिसे हम आज भारत कहते हैं। उनका विश्वास था कि कानून ही सबसे मजबूत गोंद है, चिपकाने का यंत्र है। उन्होंने दस्तावेजों से, संवाद से, नीतियों से भारत को एक कानूनी, नैतिक और संवैधानिक परिवार बनाया। भारत आज भी एक है क्योंकि एक वकील ने कानून की शक्ति पर विश्वास किया। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। ये था टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया का तीसरा एपिसोड, जो हम हर शुक्रवार की रात 9 बजे आपके लिए चैनल पर लेके आते हैं, ऐसे ही महान विधि पुरुषों की प्रेरक कहानियों के साथ जिन्होंने भारत को आकार दिया। अब आपकी बारी है। अगर आप 1947 में सरदार पटेल के सलाहकार होते तो आप कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी उपाय उन्हें सुझाते? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर मर्जर कॉवेनेंट? और इसके पीछे का कारण क्या? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और सबसे अच्छे जवाब को मैं पिन भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जवाबों का मैं मैक्सिमम रिप्लाई दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, नॉलेजेबल लगा और आपको एज अ एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट प्राउड फील करवा रहा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा। हर व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। अब तो आतराई पर भी ग्रुप आ गए हैं, नई ऐप आई है मेक इन इंडिया, उस पर भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए, औरों से भी करवाइए, क्योंकि आपको ऐसे कानूनी विश्लेषण यहां पर मिलते रहते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से इस बारकोड को सीधा स्कैन करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से
कर सकते हैं आप इंस्टॉल, या फिर सीधा सर्च करके गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, आपको दून लॉ मेंटर ऐप मिल जाएगी और आप कोर्स एक्सप्लोर करिए, एनरोल करिए, फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। हमारी वेबसाइट से भी हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।